हाँ जी, तो हम लोगों ने बर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करी थी। तो उसमें हमें ये बताया गया था कि बर्नियर की जॉज होती हैं, उनके बीच में जो है आप कोई चीज़ को फंसा देते हो, उससे जो भी उसकी लेंथ है वो मीजर करी जा सकती है। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन होती है। ये देखिए, ये मेन स्केल चल रहा है और ये बर्नियर स्केल है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, आपको जो भी चीज़ मीजर करनी है उसको क्या करिए, उसको यहाँ पे फंसा दीजिए। ठीक है, आपको इसका साइज जो है वो मिल जाएगा। अब हम ये बात बताते हैं कि बर्नियर का इस्तेमाल करके हम किसी खोखले सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर जो है वो नाप सकते हैं। खोखला सिलेंडर, हाँ सही है, समझते हैं। उसका अंदर वाला डायमीटर वो कैसे नापा जाए? अंदर वाला डायमीटर देखो, अगर बाहर ये सिलेंडर है, इसका बाहर वाला डायमीटर आपको नापना है। ये सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर ही सही, ठीक। इसका बाहर वाला डायमीटर नापना है तो इसको यहाँ फंसा दोगे, नाप लोगे। अंदर वाला कैसे नापोगे? तो अंदर वाला नापने के लिए इसमें एक अलग जो है वो अरेंजमेंट दे रखा होता है बर्नियर कैलिपर्स में। वो देखिए क्या है। ठीक है, बर्नियर कैलिपर्स में जैसे जॉज नीचे दे रखी हैं, ऐसे ऊपर भी जॉज बनाई जाती हैं। ठीक, टू मीज़र, ये अभी चल रहा है मीज़रमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। चाहिए, अभी चल रहा है मीज़रमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। चाहिए, अब हम बात करते हैं टू मीज़र इंटरनल डायमीटर। क्या किया जाए? कुछ खास नहीं है। ये देखिए, जो बर्नियर है उसके ऊपर यहाँ पर मेन स्केल और जो बर्नियर स्केल है उस पर कुछ अरेंजमेंट बनाया जाता है जो इंटरनल डायमीटर की चीज़ का नापने काम आएगा। जो कैसे, ये बर्नियर की और मेन की जो जॉज हैं वो बनाई आपने। सीधा नहीं जा रहा, थोड़ा ऐसे चला गया, सीधा कर देते हैं इसे। लो, लीजिए, ये यहाँ पर आपने ये ऊपर वाला ये जो है ये बर्नियर स्केल है, तो पता ही है आपको, ये मेन स्केल है। इनकी जॉस को मिलाया हुआ है। सही है, जॉस के बीच में जब सेपरेशन क्रिएट करोगे क्या लिए, ताकि बीच में कुछ चीज़ फंसाई जा सके, तो ये बर्नियर को खिसकाना पड़ेगा, फिर देख लेंगे रीडिंग क्या आ रही है। अब इंटरनल डायमीटर नापने के लिए अरेंजमेंट कुछ ऐसे दे रखा होता है कि ये हमारे पास जो बर्नियर है इसके टॉप पर, इसके जो बर्नियर स्केल है और मेन स्केल दोनों के टॉप पर ऊपर की तरफ जो है वो जॉज दे रखी होती हैं कुछ ऐसे। ये देखिए, ये बर्नियर पे आपने जॉ दे दी ऊपर, और यहीं पे ही आप एक जॉ जो है वो मेन स्केल पे भी लगाते हैं। अब ये इस डायग्राम में ये चीज़ समझ में नहीं आती, अभी मैंने बनाया है। अब मैं ये बर्नियर और मेन दोनों को अलग अलग बनाऊंगा, तब आपको दिखेगा कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए,
वर्नियर का जो वर्नियर स्केल है वो कुछ ऐसा रहेगा। ये देखिए, ये वर्नियर की नीचे वाली जॉ है और ये वर्नियर की ऊपर वाली जॉ। ठीक, ये वर्नियर स्केल है, देख लो। मेन जो है वो देखिए, मेन स्केल ये रहा। थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये देखिए, वर्नियर और ये है मेन स्केल। ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। ठीक, वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर एक जॉ बनाई गई है, एक नीचे बनाई। अब इनको जब ये मेन को वर्नियर में डालोगे तो ऐसा सिचुएशन दिखाई देगी। और इसका ध्यान रखा जाएगा कि जब ये जॉज नीचे मिली हुई हो तो ऊपर वाली जॉज भी मिली हुई हो। क्या मतलब, ये देखिए, ये मैं यहाँ बनाता हूँ, आप ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। ये देखो, अगर वर्नियर की नीचे वाली मेन स्केल की नीचे वाली जॉ जो है और वर्नियर की ये जॉ को पड़ोस में रखोगे बिल्कुल सीध में, तो ये जो ऊपर वाली हैं ये भी इस समय बिल्कुल सीध में होंगी। ये देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आप जो वर्नियर स्केल है उसको मेन के ऊपर स्लाइड कराते हो, हाँ बिल्कुल, तो जितना गैप यहाँ क्रिएट होगा उतना ही गैप इन दोनों के बीच में भी क्रिएट होगा। समझे? आप अगर यहाँ पर इसको इधर खिसकाएंगे, जब इसको इधर खिसकाओगे तो जितना नीचे वाली जॉज के बीच में गैप होगा, क्रिएट होगा, ऊपर वाली जॉज के बीच में भी उतना ही गैप मिलेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर कभी आपने इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनाई, अगर कभी आपने इस तरीके की सिचुएशन दिखाई, ये आपका मेन स्केल है और ये वर्नियर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेन स्केल जो है वो वर्नियर के अंदर घुसा हुआ होता है, या ये कह लो कि जो वर्नियर है वो मेन स्केल के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये मेन स्केल अंदर है, वर्नियर स्केल ऊपर, ये वर्नियर की खिड़की बना दें क्या वर्नियर की, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि भाई ये वर्नियर, एकदम से दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ ये वर्नियर है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ऐसा है, अगर आप ये वर्नियर को मेन के ऊपर स्लाइड करा के इधर ले जाएंगे तो जितना गैप ये लोअर जॉज के बीच में होगा एग्जैक्टली उतना ही गैप अपर जॉज के बीच में भी होगा। ये देखिए, गैप बिटवीन लोअर जॉज इज इक्वल टू गैप बिटवीन अपर जॉज। नीचे और ऊपर वाली जॉज के बीच में गैप बराबर होगा, कारण ये दोनों जब मिले होते हैं, कौन, लोअर जॉज, तो अपर जॉज भी उस समय मिली हुई है। तो जब इसको खिसकाओगे तो जितना, मान लीजिए ये फिक्स है, इसको जब खिसकाया तो जितना यहाँ पे ये वाली जॉ खिसकेगी उतना ये वाली खिसकेगी, तो उनका जो मिलने वाली लाइन थी उसके बीच में गैप बराबर रहेगा, यहाँ और यहाँ। देख लीजिए, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। अब गैप बिटवीन अपर जॉज। अब अगर तुम्हें कि सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर नापना है तो क्या करोगे,
तो ये जो आपकी ऊपर वाली जॉज हैं इनको सिलेंडर के अंदर डाल देंगे, इनको सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। अच्छा, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे दिखाई देगी कि ये आपका एक सिलेंडर था और सिलेंडर का आपको इनर डायमीटर जो है वो पता करना था, सिलेंडर का इनर डायमीटर पता करना था। तो सिचुएशन कुछ ऐसे, ये देखिए, ये वर्नियर और ये जो है ये देखिए डायग्राम ये रहा। ये जो वर्नियर है इसकी ऊपर वाली जॉज को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया और इतना खिसकाया कि ये इसके अंदर फंस जाए। तो फंस जाए तो इस समय यहाँ जो गैप है वो इस सिलेंडर का इनर डायमीटर के बराबर होगा। तो वही गैप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम अगर इस समय की रीडिंग अगर लेंगे, मान लो इस समय की रीडिंग 2.73 सेंटीमीटर आ गई, तो भाई मेरे 2.73 सेंटीमीटर रीडिंग है, इसका मतलब ये गैप 2.73 है, तो इसका मतलब ये गैप भी 2.73 है, यानी सिलेंडर का इनर डायमीटर 2.73 सेंटीमीटर है। समझे? तो ये सिचुएशन जो है वो हमने देखी, ठीक। और हमने पाया कि भाई आप इस तरीके से बर्नियर के ऊपर भी जॉज जो है वो पाते हैं। अब मैंने पहले जो बनाए हैं अभी तक उसमें मैंने ऊपर वाली जॉज नहीं बनाई, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर की जॉज नहीं बनाई। एक्चुअल में जब आप बर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करोगे तो उसमें नीचे भी जॉज होंगी और ऊपर भी। और ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप नीचे वाली जॉज को मिला दोगे तो ऊपर वाली जॉज की जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है वो भी मैच करते हुए आएगी। और जब इसको इधर खिसकाओगे तो जितना गैप नीचे वाली जॉज के बीच में क्रिएट होगा एग्जैक्टली उतना ही गैप ऊपर वाली जॉज के बीच में भी देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, बहुत ऊंची बना दी, थोड़ी नीची कर देता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये दूरी L, जब यहाँ दूरी L है ये देखिए, जब यहाँ दूरी L है तो वहाँ पर भी दूरी L ही होगी। समझे? तो इससे क्या हुआ कि अब आप किसी खोखला कोई सिलेंडर है तो उसके अंदर वाला डायमीटर भी नाप सकते हैं। नीचे वाली जॉज की मदद से इंटरनल डायमीटर नापना पॉसिबल नहीं था, उससे नहीं नाप सकते नीचे वाली जॉज से, उससे एक्सटर्नल डायमीटर नपेगा। ऊपर वाली से इंटरनल डायमीटर मेजर किया जाएगा। तो डी क्या है? इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये डी बराबर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि जो कठिन हो। ठीक, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक, ये देखिए, ये आपने स्केल यहाँ पे दिखा दिया, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये सब भी बना दे रहा हूँ मैं। लो भाई, ऐसे ही बस निशान बना दिए ताकि अपना बात समझ में आ जाए कि हाँ इधर जो है हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल इस टाइप से प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको जो है ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आएगा ऐसे। अगर आप इसको ऐसे भी बनाएंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। पहले ये और ये अलग अलग बनेगा, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेन स्केल को वर्नियर के अंदर जब डालेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो क्लास को रोकें और ये जो चीज़ें आपके सामने इनको एक बार ठीक से कॉपी पर नोट करें। तो हम लोग
फिर ये बर्नियर कैलिपर्स का एक और चीज़ होती है कि किसी कंटेनर है उसकी डेप्थ नापनी हो, तो डेप्थ नापने के लिए क्या होता है कि बर्नियर स्केल जो है उसमें एक अलग से एक मेटल की एक डंडी टाइप की स्ट्रिप टाइप की अटैच कर दी जाती है, तो उसकी मदद से जो है वो डेप्थ भी नापी जा सकती है। अब वो कुछ बहुत ख़ास नहीं है, ऐसा ना हमारे लिए बहुत यूज़ की चीज़ है, ठीक है। बस ये है कि कभी आप जब बर्नियर कैलिपर देखेंगे तो बस ये ध्यान रखिएगा, हाँ शायद याद आ जाए मेरी बात कि यार इसमें पीछे एक डंडी भी होगी, जब हम तो फ्रंट से देख रहे हैं, इसके पीछे एक डंडी भी होती है लंबी सी, तो उसका इस्तेमाल होता है डेप्थ को नापने के लिए। कोई बर्तन दे दिया, उसकी डेप्थ नापनी है तो वो उससे मिल जाती है। चलो हम उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हमने बस बात बता दी, कभी देखोगे तो ईजिली समझ जाओगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्क्रू गेज की, ठीक। तो स्क्रू गेज जो है वो बर्नियर से भी छोटे लेवल, मतलब जैसे बर्नियर कैलिपर नॉर्मल जो भी बर्नियर कैलिपर्स हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें हम सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक जाके नाप लेते हैं, 0.01 सेंटीमीटर तक। नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल बर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर। अब हम अगर सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा तक भी नापना चाहें, ऐसी चीज़ चाहें जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो उसके लिए हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है स्क्रू गेज। अच्छा, तो स्क्रू गेज के बारे में पहले बताया जा रहा है, तो एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे एक स्क्रू को लेकर, फिर स्क्रू गेज जो है वो समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी स्क्रू गेज नहीं बना रहे हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ रहे हैं, ठीक। ये देखिए हमारे पास ये एक स्क्रू है, ठीक, सही है, ये स्क्रू है और इधर कोई बोल्ट होगा, उसमें स्क्रू को डालेंगे, फिर स्क्रू को घुमाते चले जाएंगे तो स्क्रू उसमें अंदर चलता चला जाता है। चाहिए ये तो सब नहीं देखा होता है, ठीक है। दीवार में लगा दिया या कोई बोल्ट है उसमें लगा दिया, फिर पेचकस से उसको जो स्क्रू ड्राइवर से घुमाते चले जाते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। सही है, ठीक है। तो ये है स्क्रू, स्क्रू के ऊपर लाइनिंग्स बनी हुई होती हैं, वही लाइनिंग जो हैं चूड़ियाँ बोलते हैं, लाइनिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो ही स्क्रू को किसी भी चीज़ के अंदर मूव करवाते चली जाती हैं। सही है। अब ये जो लाइनिंग्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, हम क्या कहते हैं कि स्क्रू के ऊपर जो लाइनिंग्स हैं उनके बीच की दूरी की बात करते हैं, एक लाइन और अगली लाइन के बीच की दूरी, उसको लिखा हमने पी, इसको कहा पिच, पिच ऑफ स्क्रू। ये क्या हुई बात, आप अगर स्क्रू को एक पूरा टर्न घुमा दो, स्क्रू ड्राइवर लगाइए और पूरा एक टर्न, ये देखिए ये स्क्रू है, इधर मैंने स्क्रू ड्राइवर लगाया, उसको पूरा एक टर्न घुमा दिया, तो पूरा एक टर्न घुमा दूंगा तो स्क्रू आगे बढ़ जाएगा, पूरा एक टर्न घुमा दूंगा तो स्क्रू आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ेगा, जितना ये लाइनिंग्स के बीच की दूरी होगी पूरा एक चक्कर में उतना आगे बढ़ेगा, इस दूरी को कहते हैं पिच। ये हम लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाओगे तो उसमें स्क्रू जितना आगे बढ़ेगा वो 1 रिवॉल्यूशन है। अब स्क्रू तो तमाम प्रकार के बनाए जा सकते हैं, मान लो हमने एक ऐसा स्क्रू बना लिया जिसमें पिच है 0.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक चक्कर घुमाओगे तो स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर, 2 चक्कर घुमा दोगे तो 0.2, 3 चक्कर तो 0.3, 10 चक्कर तो 10 × 0.1 यानी 1 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, स्क्रू आगे बढ़ता जाएगा। अब एक बात बताइए कि जैसे आप घुमा रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि एक बार में पूरा एक चक्कर ही लगाया जाए? अरे स्क्रू ड्राइवर तुमने ये साइड किया, घुमाया, तुम्हारे हाथ में स्क्रू ड्राइवर, तुम चाहो तो पूरा चक्कर लगवा दो एक बार में, या तुम चाहो तो आधा ही लगवाओ, तुम चाहो तो 1/4 1/4 लगाइए। हाँ, ये भी बात सही है।
तो अगर एक बात बताएं कि आपने पूरा रिवॉल्यूशन नहीं, आधा 1/2 रिवॉल्यूशन घुमाया स्क्रू को, या 1/4 घुमाया, तो स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा? अरे भाई एक चक्कर में पूरा पी आगे बढ़ता है, तो आधे चक्कर में हाफ पी आगे बढ़ेगा, 1/4 में 1/4 पी आगे बढ़ेगा। बात तो सही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में 0.1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ें, कम भी आगे बढ़ सकते हैं। चाहिए तो मैंने कहा मान लीजिए कि अगर हम स्क्रू को 1/2 रिवॉल्यूशन घुमाएं, तो हाफ रिवॉल्यूशन अगर लगाया जाए तो उस केस में डिस्टेंस मूव्ड हो जाएगी हाफ पी। 1/10 रिवॉल्यूशन अगर घुमाओगे तो कितनी डिस्टेंस मूव करोगे? 1/10 पी। 1/10 रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस मूव्ड बराबर 1/10 पी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा भी ऐसा है, अगर हम लोग 1/100 रिवॉल्यूशन घुमाएं तब, तो उसमें डिस्टेंस मूव्ड हो जाएगी 1/100 पी। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए पिच जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो पिच अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो ये 0.1/100 यानी 0.001 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। तो हमने कहा कि यार ऐसा है, एक ऐसा स्क्रू लेते हैं जिसकी पिच जो है वो 0.1 सेंटीमीटर हो, और उसको घुमाएंगे, लेकिन 1/100 पूरा चक्कर एक बार में नहीं घुमाएंगे, 1/100 1/100 1/100 100 करके घुमाते जाएंगे। तो जब हर बार 1/100 1/100 घुमाओगे तो स्क्रू आगे कितना बढ़ता जाएगा? P/100 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 P/100, मतलब 0.001 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हो गया। यानी कि आप सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं आगे पीछे की। जैसे मैं अभी ये हाथ को आगे बढ़ाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी। हाँ, तो अब मैं वो घुमा रहा हूँ स्क्रू को, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा जो रिवॉल्यूशन है उसका 1/100 घुमाया, तो स्क्रू आगे बढ़ गया कितना? 0.001 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। यूँ घुमा दिया तो स्क्रू पीछे हट गया। हाँ सही है। अब 1/100 रिवॉल्यूशन कैसे डिटेक्ट करोगे? 1/100 रिवॉल्यूशन कैसे डिटेक्ट करोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो स्क्रू को घुमाया जाएगा, तो घुमाने का एक कोई सरफेस बना देंगे, कोई चीज़ पकड़ के ही तो घुमाओगे, तो जिस चीज़ को पकड़ के स्क्रू को घुमाओगे उस पर कुछ निशान लगा देंगे, जिससे ये पता चले कि हम स्क्रू को कितना घुमा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये कैसे आप कंट्रोल करेंगे वो देखिए। सपोज़ ये आपके पास एक रिंग है, ठीक, रिंग पर आपने निशान बना दिए ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया 99, तो ये 100 डिवीजन्स हो गए। 100, ये कोई रिंग है और 100 डिवीजन्स हो गए, ठीक है। और इधर जो है वो आपने कोई जो है वो मार्क बना दिया, आधा फिक्स मार्क बना दिया, ऐसे यूँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 0, इसकी सीध में यहाँ पर एक फिक्स मार्क बना दिया, और रिंग जो है इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है।
और ये एक फिक्स मार्क है। सही। अब क्या होगा, अगर तुम रिंग को घुमाओगे ऐसे या ऐसे, ये इधर को ऐसे निशान बना दो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाइए। टोटल 100 डिवीजन्स कर दिया आपने। ये 0 से लास्ट वाला निशान कितना है, 99। अब आप देखिए आज की तारीख में जीरो वाला मार्क जो निशान जो है रिंग पे, वो इस फिक्स मार्क के सामने है। तुम अगर इसको घुमाओ, अब पूरा एक चक्कर घुमा दो तो फिर 0 फिर से ही आ जाएगा। चाहिए अगर पूरा मत घुमाओ, आधा घुमाओगे तो क्या होगा, यहाँ सामने निशान होगा कौन सा, 50 होगा, तो 50 जो है वो उधर मैच कर जाएगा। इसका मतलब आधा चक्कर लगाया है। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो अगर 25 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो भाई मेरे अंदर लिख देते हैं, लो 0 1 2 3 से लेकर 25 50 75 ऐसे। चाहिए तो अगर आप जो है वो इतना घुमा देते हैं इसको कि ये 25 वाला निशान यहाँ आ गया, इसका मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। 50 यहाँ आ गया, मतलब 1/2 रिवॉल्यूशन हो गया। अगर आपने इतना सा घुमाया कि पहला निशान यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब आपने 1/100 रिवॉल्यूशन घुमाया होगा। यस बिल्कुल। तो अगर आज की तारीख में ये 0 वाला निशान इस फिक्स मार्क के सामने है, ठीक, और कल को आप इसे रोटेट करके ऐसी सिचुएशन ला देते हैं कि आप कहते हो कि यार जो पहला 0 यहाँ आ गया और 1 जो है वो हमारे उस फिक्स मार्क के सामने आ गया है, इसका मतलब आपने 1/100 रिवॉल्यूशन घुमा दिया होगा इसको। क्यों, सही है नहीं सही है? अरे पूरा रिवॉल्यूशन में तो 100 डिवीज़न घूमना पड़ेगा, अभी तो तुम एक ही डिवीज़न घूमे हो, तो भाई मेरे एक डिवीज़न अगर आगे खिसक गए हो तो ये 1/100 रिवॉल्यूशन आगे बढ़ गए। तो ऐसे केस में अगर तुमने इसके साथ कोई स्क्रू अटैच कर रखा होगा, यूँ करके स्क्रू है, उसका हेड तुमने यूँ पकड़ लिया, उसको स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहे हो, समझो स्क्रू के हेड पे ही तुमने रिंग फिक्स कर दिए और उस पर निशान बना दिए। तो अगर तुमने इतना सा घुमाया कि यहाँ तक आ गया, इसका मतलब 1/100 रिवॉल्यूशन आ गए, तो कितना मूव किया होगा स्क्रू मूव किया होगा P/100। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू क्या होगा, P/100। अगर मान लीजिए आपने इतना घुमा दिया कि n वां निशान यहाँ तक आ गया है, तो n वां निशान अगर मान दूसरा आ गया तो 2 इंटू P/100, तीसरा निशान मैच कर गया, इतना घुमा दो कि थर्ड जो मार्क था वो मैच कर गया यहाँ पे, तो 3/100 आगे बढ़ गए, 3/100 रिवॉल्यूशन हो गया। 27वां निशान यहाँ मैच कर जाए तो मतलब 27 इंटू P/100 आगे आप बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यही सिचुएशन हमने दिखाई कि ये आपकी रिंग थी, निशान बने हुए थे और यहाँ 27 लिखा हुआ है और 27वां निशान उस फिक्स मार्क से मैच कर चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रोटेशन है वो कितना हो चुका है, 27/100 रिवॉल्यूशन हो चुका है। 1/100 रिवॉल्यूशन में आप आगे कितना बढ़ते हो, P/100। तो इसमें आप कितना आगे बढ़ चुके होंगे, ये देखिए यहाँ तक आप आगे बढ़ चुके होंगे P/100। तो इसमें जो है आपसे कहा जाए कि भाई कितना आगे बढ़ जाएंगे, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इज इक्वल टू n इंटू P/100, सॉरी 27 इंटू P/100। अगर मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ तो इसका मतलब n/100 रिवॉल्यूशन, तो ये कितना हो गया, n इंटू P/100। समझिए ये स्क्रू है, यहाँ पे इस पर जो लाइनिंग्स हैं वो हैं, चूड़ियाँ बनी हुई हैं, स्क्रू ऐसे ऐसे घुमा के आगे बढ़ाया जा सकता है। स्क्रू का ये जो हेड है यहीं पे स्क्रू ड्राइवर फिट करके घुमाओगे तो इसी जगह पे आपने एक रिंग अटैच कर दी कि जब स्क्रू घूमे तो साथ में वो रिंग भी रोटेट करे, और उस रिंग पे आपने निशान बना दिए और यहाँ पे अपना 0 1 2 3 सब लिख डाला, एक कोई फिक्स मार के अब इसको घुमाते हो तो कितना घुमाया ये वो उस रिंग से दिख जाएगा। स्क्रू को ऐसे ही सादा देख के अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना घूमे, लेकिन अगर बड़ी सी रिंग इसके अटैच कर दें, उस पर निशान बना दें, तो वहाँ से आप कंफर्म बता सकते हैं कि आपने स्क्रू को कितना घुमाया है। तो इस तरीके से जो है हम बात करते हैं कि मिनिमम जो दूरी आप ऐसे में आगे या पीछे स्क्रू को कर सकते हो वो है P/100।
सही। और अगर एक डिवीज़न आगे घुमा दिया तो p/100 आगे बढ़ोगे, n डिवीजन्स घुमा दिया तो n/100 आगे, n इंटू p/100 इतना आगे बढ़ोगे। तो कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है वो स्क्रू गेज बना दिया जाता है, जिसमें एक स्क्रू होता है और उसके आगे और पीछे जाने को लेके, मूवमेंट को लेके हम कंट्रोल करते हैं एक सर्कुलर स्केल से। ये सर्कुलर स्केल इस टाइप की चीज़ कहलाती है, सर्कुलर स्केल। इससे स्क्रू को घुमा के आगे पीछे बढ़ाया जाता है और जो लेंथ है वो मेजर करी जाती है। अच्छा, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। आप पहले इतनी बात जो आपके सामने है उसे कॉपी पे साफ साफ नोट कर लीजिए। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये जो है स्क्रू गेज को लेकर बात बताई जा रही है। तो इसका जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब वैसे तो ये है कि स्क्रू गेज सामने हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, बट मेरी कोशिश यहाँ पर ये है कि अगर आप नहीं भी देखते हैं स्क्रू गेज, अभी नहीं दिखाई दे रहा या शायद ज़िंदगी में कभी भी ना देखें स्क्रू गेज, तो भी जब आप पहली बार कभी भी उसे देखें तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। बिना देखे भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ देखा हुआ है। ठीक है, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ठीक है। बस एक ही साथ में आपको चलना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो बात माननी कि हाँ ये स्क्रू है, ये इसका कवर है। ठीक है, ये देखिए, ये तो एक नॉर्मल स्क्रू हो गया, स्क्रू का हेड हो गया, ये इस पर लाइनिंग बनी हुई है। स्क्रू को हम घुमाएंगे तो स्क्रू जब बोल्ट में किसी में फंसा दिया जाएगा तो उसमें इसकी लाइनिंग्स फंस जाएंगी, चूड़ियाँ फंस जाएंगी, फिर ये घूमता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। एक चक्कर लगाने में कितना आगे बढ़ेगा, जितना वो लाइनिंग्स बीच की दूरी है, पिच। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर ले लीजिए जो एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है। ठीक है, ये इधर से जो है ये इसका ये वाला ढक्कन जो है इधर से बंद है। ये देखिए, ये वाला सरफेस इसका बंद है, क्लोज्ड। इधर से ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज्ड, और इधर जो है ये ओपन है। समझो एक गिलास होता है, कांच का गिलास होता है, पानी पीते हैं आप, वो रख दीजिए ऐसे। ये गिलास का मुंह है और इधर की तरफ से बॉटम ये बंद है इधर से। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ गई। ठीक है, कि ये क्या हुआ कि आपके पास ये यहाँ गिलास भी है मेरे पास। ठीक है, ये इस टाइप से गिलास होता है, तो इधर से बंद है, इधर से मुंह खुला हुआ है इसका, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ये समझिए स्क्रू है और ये हॉलो सिलेंडर, इधर से बंद और इधर से खुला हुआ। सही है, इस हॉलो सिलेंडर का ये जो किनारा है, इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप सर्कुलर स्केल बना देंगे, वही 100 डिवीजन्स। समझे, जैसे यहाँ बनाए मैंने, ये देखिए, ये इस पर क्या करेंगे आप, यहाँ से ये 0 ऐसे और फिर ऐसे निशान बनाते चले जाएंगे। सही है, ये इस पे निशान बनाते चले जाएंगे और टोटल इसकी रिम पे आप 100 डिवीजन्स क्रिएट कर दें। सही है, तो 100 डिवीजन्स आपने जो है वो क्रिएट कर दिए। ठीक, और ये कह दिया कि ये एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये जो गिलास था इसके मुंह पर, खुले हुए मुंह वाली की साइड पर आपने यहाँ पर ये 100 डिवीजन्स जो है वो क्रिएट कर दिए। ठीक है, और इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, देख रहा हम लोग कितने डिवीजन किए, 100 निशान बनाए तो लिख भी देंगे 100, 0 1 2 3 4 करते करते 0 1 2 3 4 चलते चलते घूमते घूमते 99 निशान तक आ गए। यहाँ पे 100 का मतलब फिर से 0। अच्छा, अब क्या करोगे, ये स्क्रू को इसके अंदर डालोगे और स्क्रू के हेड को इसके बेस से चिपका दोगे। रखना नहीं, चिपका देना, फिक्स कर देना कि जैसे ये स्क्रू है और ये सर्कुलर स्केल वाला हॉलो सिलेंडर है। स्क्रू को, हेड को, ये स्क्रू का हेड है मान लीजिए, इसको अंदर घुसाड़ा और यहाँ पे चिपका दिया, फिक्स कर दिया, कतई अलग नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब जब इनको घुमाओगे तो इस साथ में घूमेंगे। ठीक है, जब इसको फिक्स कर दोगे तो घूमेंगे, तो दोनों लोग कैसे घूमेंगे, साथ में ही तो घूमेंगे। चाहिए,
तो हमने कहा भी ऐसा है, ये इस टाइप की सिचुएशन है, और अब अगर घुमाओगे तो दोनों लोग साथ में घूम रहे हैं, ये देखिए। सही। तो कुल मिला के स्क्रू का मूवमेंट आप इससे करोगे। जैसे आप जनरली क्या करते हो, स्क्रू में पीछे स्क्रू ड्राइवर लगाते हो, उससे घुमाते, तो उसकी जगह हमने इसको फिक्स कर दिया, तो अब इसको पकड़ के आप ऐसे ऐसे घुमा के इसको आगे पीछे किसी बोल्ट में मूव करा सकते हैं। सही। अच्छा जी, हेड ऑफ स्क्रू इज फिक्स टू राइट वॉल ऑफ सर्कुलर स्केल। ये हॉलो सिलेंडर था, इसमें फिक्स कर दिया जाएगा सो दैट सर्कुलर स्केल एंड स्क्रू रोटेट टुगेदर या मूव टुगेदर। अब ये चिपक जाएंगे यहाँ पे, तो ये आगे बढ़ेंगे, दोनों साथ में आएंगे, घूमेंगे, दोनों साथ में घूमेंगे, तो एक साथ समझो अब ये एक ही यूनिट हो गई। ठीक है, अब ये और ये अलग नहीं हुए, ये जोड़ दिए गए, फिक्स कर दिए गए, बेल्ट कर दिए गए, वहाँ पे उसका हेड उसमें बेल्ट कर दिया गया। तो ठीक है, बात समझ में आ गई हमारी। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, देख लीजिए, फिर से देख रहे हैं, ये स्क्रू है पिच पी, ये ग्लास प्लेट बता दिया मैंने, ये सर्कुलर स्केल बना दिया, स्क्रू के हेड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इनसे अलग एक और चीज़ बनाई गई जिसको कहा गया मेन स्केल। अच्छा, ये क्या है, ये देखिए, ये एक हॉलो सिलेंडर है। ये कौन है, हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर। उस पर आपने यहाँ पे एक स्केल बना दिया, इसको मेन स्केल का। ये नॉर्मल स्केल है, वही 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स वाला स्केल। ठीक है, सही है, ये वही स्केल है। ठीक, अब या ऐसे मैं कहता हूँ कि ये जो मेन स्केल है, इसके एक निशान और अगले निशान के बीच की दूरी आप उतनी ही बनाएंगे जितना स्क्रू की पिच है, जो नॉर्मली 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू। यहाँ लिख देता हूँ, 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू पी। पी का मतलब पिच ऑफ स्क्रू। सही। ये खोखला सिलेंडर है, ये खोखला सिलेंडर है। इसमें आगे एक ये मेटल का एक पोर्शन और आपने जोड़ दिया है ऐसे करके, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं। ये हॉलो सिलेंडर जो है, इस पर, ये इसमें आगे ये चीज़ बनाई गई है, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली इसलिए है कि जब ये स्क्रू इसमें से अंदर घुसेगा और इधर आएगा तो उसको रोकने के लिए है। ठीक है, और इनफैक्ट इसके और स्क्रू के बीच में ही आपकी चीज़ को फंसा के उसकी लंबाई चौड़ाई वटेवर जो भी है नापोगे। वो बात की बात है, अभी मैं इस पोर्शन पे फोकस नहीं करता हूँ। मान लो ये पोर्शन है ही नहीं, सिर्फ ये सोचो एक हॉलो सिलेंडर है जिस पे ये स्केल बना हुआ है, ऐसे करके इसको मेन स्केल कह दिया। इस पे निशानों के बीच की दूरी उतनी है जितना स्क्रू की पिच है। अब क्या हुआ, अब ये जो हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर, इसके अंदर वाले सरफेस पर, इनर सरफेस ऑफ मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है या जो हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर वाले सरफेस पर लाइनिंग्स बनी हुई होंगी, इन विच स्क्रू मूव करेगा लाइक इट मूव्स इनसाइड ए बोल्ट। जैसे बोल्ट है, स्क्रू तो देखा ही होगा, स्क्रू के ऊपर लाइनिंग होती है, बोल्ट के अंदर लाइनिंग्स होती हैं, वो फंस जाती हैं, फिर उसमें स्क्रू मूव करता है, बोल्ट की लाइनिंग और स्क्रू की लाइनिंग फंस के बोल्ट स्क्रू घुमाते जाते हैं, वो बोल्ट के अंदर घुसता चला जाता है। ये तो देखा होगा। कहिए, चलो, तो मैंने कहा ये बात लिख दी मैंने कि इसके अंदर वाले सरफेस पे लाइनिंग बनी हुई होंगी। जब ये स्क्रू उसमें डालोगे तो स्क्रू उसके अंदर घुसेगा, फिर घूम के वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये इस टाइप से डायग्राम दिखाया, ये मेन स्केल यहाँ रखा और ये स्क्रू और ये है आपका सर्कुलर स्केल। अब ध्यान दीजिए, इनके साइज इस तरीके से आपको सेट करने पड़ते हैं। जो आदमी बना रहा है स्क्रू गेज, उसने ध्यान रखना है कि जब इसको यहाँ पर डालोगे तो ये जो स्क्रू है ये तो इस मेन स्केल के अंदर घुसेगा। दिख रहा है, स्क्रू की मोटाई कम है और मेन स्केल की ज़्यादा। ये तो होता है, जो बोल्ट के अंदर स्क्रू घुसता है, बोल्ट के अंदर स्क्रू घुसेगा तो बोल्ट मोटा होगा, स्क्रू पतला होगा, वही है। इसके अंदर तो स्क्रू घुसेगा, और जब ये इसके अंदर घुसेगा तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये काफ़ी बड़ा है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। समझिए, इन दोनों में से एक चीज़ तो इस मेन स्केल के अंदर घुसेगी और दूसरी चीज़ मेन स्केल के ऊपर चढ़ेगी। ठीक, ये मेन स्केल है तो एक चीज़ तो इसके अंदर घुस गई और दूसरी चीज़ इसके ऊपर चढ़ गई। अंदर कौन घुस गया, इसके स्क्रू, और ऊपर कौन चढ़ गया, इसके सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये रही सिचुएशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्क्रू मूव्स लाइक इट मूव्स इनसाइड ए बोल्ट। स्क्रू मेन स्केल के अंदर वैसे ही चलेगा जैसे किसी बोल्ट के अंदर चलता है,
और सर्कुलर स्केल कवर्स मेन स्केल, सर्कुलर स्केल मेन स्केल को कवर कर लेगा। तो इतनी बात जो है वो हमने आप देखी। अब आप इसको क्लास को रोकें और जो चीज़ आपके सामने बनी हुई है उसको कॉपी में नोट करें। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे।